चैप्टर 1 है आपका अकाउंटेंसी में, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या अर्थ होता है इसका और अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें समझ में आ जाएंगी। नीड फॉर अकाउंटिंग, हमें लेखांकन की, अकाउंटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखांकन, कि हमें लेखांकन की क्या जरूरत है। सेकंड है कि उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं अकाउंटिंग। उसके बाद विशेषताएं क्या है अकाउंटिंग की, जिन विशेषताओं को देखकर आप ये कहोगे कि हाँ ये लेखांकन है, ये अकाउंटिंग है, उन विशेषताओं का हमें पता चल जाएगा। फिर हमें ऑब्जेक्टिव्स कि लेखांकन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, वो पता चलेंगे। फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है, वो पता चल जाएंगे। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के बारे में पता चलेगा। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कितनी शाखाएं हैं इसकी, कितने तरह के होते हैं अकाउंटिंग, उसके बारे में आप जान पाएंगे। अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजर कौन, किस जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको प्रयोग करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं। एडवांटेजेस, लाभ क्या क्या है इसके, लिमिटेशन मतलब सीमाएं क्या है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन, पूरा चैप्टर जो है उसकी ब्रीफिंग है ये, कि आप क्या क्या पढ़ोगे इस पूरे चैप्टर में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नीड फॉर अकाउंटिंग, क्या जरूरत है हमें अकाउंटिंग की। तो ये कहता है कि भी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में, ऑल द बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। भाई कितना उसने प्रॉफिट कमाया और कितना उसने, दोनों में से एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। कितना प्रॉफिट हुआ अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। ये सब कुछ उसको जानने की जरूरत पड़ती है एक साल के आखिर में। ठीक है, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, कितना पैसा बिजनेस में उसने लगाया है, और इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में कितनी पूंजी बिजनेस में लगाई गई है। देखो आप ये चीज समझो बेटे, जैसे कोई बिजनेस है तो उसमें कैपिटल यानी कि पूंजी की जरूरत क्यों है, पूंजी की जरूरत किस लिए है। कोई बिजनेसमैन है, उसने मान लो आपके पेरेंट्स में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है वो बिजनेस करते होंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हो ये चीज, कि जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है, वो किस लिए चाहिए होती है। बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फिर हमें फर्नीचर चाहिए, फिर हमें जो मान लीजिए कपड़े का बिजनेस करना है तो कपड़ा भी खरीद के लाना है हमें, वहां पर काम करने वाले कुछ व्यक्ति होंगे तो उनको सैलरी भी देनी है, तो कैपिटल की जरूरत होती है। तो हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, कितनी पूंजी लगाई गई है, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितना मुझे हानि हुई या लॉस हुआ। ठीक है, ये जानना चाहता है वो। हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे, कितना पैसा उसने दूसरों का देना है और कितना पैसा दूसरों से उसने लेना है, ये जानकारी भी उसको चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, उसने दूसरों का क्यों देना है पैसा। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है कपड़े का, ठीक है, अब उसने कपड़ा खरीद लिया उधार में, तो उसको क्या है, वो पेमेंट करनी तो है, 1 महीने में करे 2 महीने में करे, लेकिन उसको पेमेंट करनी है। कैश में दे देता है तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं, साथ ही कैश दिया उसने और कपड़ा खरीद लिया। लेकिन उसने कैश में पेमेंट नहीं की, उसने टाइम मांग लिया कि 3-4 महीने में पेमेंट कर दूंगा, तो अब वो पैसा उसने देना है। ठीक है, और किससे लेना है, जैसे उसने उधार में खरीदा दूसरे व्यक्ति से, वो भी अपना माल दूसरे को उधार में बेचेगा। कैश में बेच दिया तो उसने माल बेचा, पैसा आ गया उसके पास। उधार में उसने किसी को बेचा है तो उसने पैसा लेना है दूसरे व्यक्ति से, जो कि 2-3 महीने में आएगा। तो अब उसको ये जानना है कि मुझे दूसरे व्यक्ति का कितना पैसा देना है और दूसरों ने मेरा कितना देना है, ये भी उसको जानना है। हाउ मच इज ओड टू देम एंड बाय होम, और यहाँ पर देखो, एक बिजनेसमैन जो होता है वो उधार में केवल एक व्यक्ति को माल नहीं बेचता। राम है, उसका राम बिजनेस कर रहा है, उसने श्याम को भी उधार में बेचा, मोहन को भी बेच दिया, एक्स को बेच दिया, वाई को बेच दिया, बहुत सारे लोगों को उसने उधार में माल बेच दिया। ठीक है, तो अब किस किस से उसे कितना पैसा लेना है, इसकी जानकारी भी बिजनेसमैन जानना चाहता है। इन ऑर्डर टू अटेन सच इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या चीज जरूरी है, कि जो भी लेन देन हुआ इस पूरे साल के दौरान
उसका एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, तभी वो इस बात का अंदाजा लगा सकता है। अभी अब मान लीजिए मेरा ही बिजनेस है, ठीक है, और मैंने पैसा लगा दिया बिजनेस में, उसको लिखा नहीं कहीं किसी भी बुक में, और बीच में भी ट्रांजैक्शन होती रही, मैंने माल बेचा, दूसरों से माल खरीदा, सैलरी भी दे दी, तो आप ये देखो कि पूरा 1 साल का जो रिकॉर्ड है वो मुझे याद नहीं हो सकता, उसको मुझे लिखना पड़ेगा अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और ये जो रिकॉर्ड रखा जाएगा ये कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मैं 6 महीने का रिकॉर्ड तो लिख लूं और 6 महीने का ना लिखूं तो मुझे अपनी प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चल पाएगा। तो कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और सिस्टमैटिक, सही तरीके से, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान जो भी लेखा जोखा हुआ, जो भी लेन देन हुए, उन सबको लिखा जाना चाहिए। तो बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस, ऐसा करने से क्या होगा, बिजनेसमैन कैन नो, वो जान सकता है कि उसने कितना परचेज किया। परचेज होता है बेटे खरीदना, ठीक है। तो बिजनेसमैन को पहले माल खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, फिर उस माल को वो क्या करता है, बेचता है, यानी कि सेल कर देता है। तो जब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाएगा तो उसमें क्या, किस चीज की जानकारी मिल सकती है, कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, कितने टोटल खर्चे हुए, और कितना प्रॉफिट या लॉस साल के दौरान कमाया गया है, इस बात की जानकारी उसको प्राप्त हो जाएगी। फर्दरमोर ही कैन असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस, अब वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता लगा सकता है, ठीक है। सच एज, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है ये हम आपको आगे बताएंगे, जब आप थोड़ा थोड़ा जान पाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं ना, जब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में आ जाओगे तो फिर मैं बताऊंगी कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। सच एज हाउ मच कैपिटल इट हैज एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में कितनी कैपिटल इसके पास है, और कितनी इसने पूंजी अलग अलग एसेट में लगाई हुई है। देखो कोई भी बिजनेस जो होता है ना, उसमें तीन चीजें हैं, कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो एक बिजनेसमैन लेकर आया कि मुझे बिजनेस करना है, वो उसकी कैपिटल होती है। एसेट क्या होती है, जो एसेट उसने खरीदी, एसेट का मतलब उसने अलमारी खरीद ली, चेयर्स खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीदा, तो ये सारी क्या है, उस मशीनें खरीद ली, तो ये सारी क्या है, उसकी एसेट्स है, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी वो होती है जो भी अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि उसने कितना पैसा किसका देना है, तो ये लायबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है उसकी। तो ये सारी बातें उसे कब पता चलेंगी, जब वो अपने लेन देन का लेखा जोखा रखेगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेगा, तो उसको ये सारी जानकारी मिल पाती है। Besides the properly maintained accounts are helpful in the assessment of income tax. दूसरी बात क्या है, कोई भी बिजनेसमैन, जितने भी दुनिया में बिजनेसमैन है, वो सभी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो अब टैक्स पे करने के लिए किस चीज की जानकारी होना जरूरी है, टैक्स किस पे लगाया जाता है, इनकम पे। किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होती है टैक्स उसके ऊपर लगता है। और बिजनेसमैन की इनकम की जानकारी कब मिलेगी, जब वो लेखा जोखा रखेगा, जब वो अकाउंट्स बनाएगा, ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है, तब उसको ये पता चलेगा भाई कितनी इनकम है, और उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स सही सही दे पाएगा। तो इनकम टैक्स जो इनकम पर लगे, सेल्स टैक्स जो सेल के ऊपर लगता है, जितना माल उसने बेचा उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, सेल्स टैक्स, एंड आर एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेनेवर नीडेड। अब एक आप ये देखें, जो भी अकाउंट्स उसने मेंटेन करे, जो भी लेखा जोखा उसने रखा, कल को कोई बिजनेस के खिलाफ कोई केस डाल देता है कोर्ट में, तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स, ये एक प्रूफ के रूप में कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स बनाने की, अच्छा ये जो लेखा जोखा रखना है, जो रिकॉर्ड रखना है, वो कहाँ रखा जाएगा, अकाउंट्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे।
क्योंकि देखो पहले क्या होता था, एक व्यक्ति जो है ना, छोटी सी अपने गांव होते थे, छोटी छोटी दुकानें होती थी, तो मतलब छोटे छोटे बिजनेस होते थे, तो वहां इतनी जरूरत नहीं थी, वो लगभग अपना थोड़ा लिख लेता था, कुछ उसको याद रह जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि कंपनीज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे सामने हैं, और बिजनेस भी कोई व्यक्ति कर रहा है, इतने बड़े बड़े शोरूम है, एक व्यक्ति का बहुत बड़ा शोरूम है, तो उसको तो मतलब इतनी उसको संभालने के लिए अकाउंट्स रिकॉर्ड रखने ही पड़ेंगे। तो इसकी जरूरत जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन अकाउंटिंग की। नाउ अ डेज द प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स गिव द आंसर ऑफ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर हम का मतलब यहाँ क्या है, बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है तो उसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो माल उसने तैयार किया है उसका खर्चा टोटल कितना आया है। अगर आपने, यानी आप भी मतलब यहाँ बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन ने सारा खर्चा लिखा हुआ है तो उसको पता लगेगा भी ये एक चीज मैंने बनाई है, कपड़े को मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो उसको मैन्युफैक्चर करने में मेरा कुल कितना खर्चा आया, ठीक है, उसका पता चलेगा। इस सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, क्या ये जो कॉस्ट, जो खर्चा आया किसी चीज को बनाने में, क्या ये रीजनेबल है, भाई इससे कम होना चाहिए था, इससे ज्यादा होना चाहिए था, तो इसका भी जवाब मिलेगा। तो जो ये खर्चा आया है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, तो क्या ये रीजनेबल है, इसे कम होना चाहिए था या इससे ज्यादा होना चाहिए था, इस बात का जवाब मिलेगा अकाउंट्स बनाने से, लेखांकन करने से, खाते बनाने से। कैन इट बी रिड्यूस, क्या इसको कम किया जा सकता है खर्चे को, ठीक है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, कोई भी चीज, मान लीजिए एक पेन है, उसको बनाने में 10 रुपए का खर्चा आया, तो उसको बेचा जब जाएगा तो वो 10 रुपए से ज्यादा में प्रॉफिट को मिलाकर बेचा जाएगा। 10 रुपए का पेन बना तो वो 12 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए प्रॉफिट कोई भी बिजनेसमैन कमाएगा, 5 भी कमा सकता है, वो डिपेंड करता है। तो जब अकाउंट्स बनाए होंगे, उनमें सारा खर्चा लिखा होगा, तभी ये पता चलेगा इसको बनाने का खर्चा कितना आया। फिर हम सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं कि भी अब बनाने का खर्चा तो पेन को 10 रुपए का आ गया, बेचा कितने में जाए उसको, तो ये सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में आसानी रहती है। Thus, business owners can take important decisions with the help of information provided by accounting data. तो कोई भी बिजनेसमैन बहुत सारे डिसीजन ले सकता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, निर्णय ले सकता है, जब उसके पास अकाउंट्स जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। तो फिलहाल ये बस इतना ही। अब आपको ना डेफिनेशन दे रखी होंगी, जैसे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो इसकी डेफिनेशन आपने ये लर्न करनी है, और ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न होंगी, इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे RN एंथनी ने दी डेफिनेशन, तो आप इसको बदल नहीं सकते, इसने विद्वान है, इसने एक जैसा कहा हमें वैसा ही इसको मानना पड़ेगा। तो इसको एज इट इज आप एक डेफिनेशन कर लें, 2 कर लें या 3, जितनी आप मैक्सिमम कर सकते हैं, एक मिनिमम तो करनी है, 2 करें 3 करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें पेपर में इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं, आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे यदि आप ये डेफिनेशन लिख कर आते हैं तो। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या विशेषता होती है अकाउंटिंग की। पहला, अकाउंटिंग जो होती है वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है, मतलब कि कला भी है और विज्ञान भी है। आर्ट क्या होती है, किसी भी काम को, टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, आर्ट किसी काम को बहुत बढ़िया तरीके से कुशलता से करना होता है आर्ट का मतलब। जैसे कोई भी आप मूवी देखते हैं तो किसी भी आप देखकर ये कहते हैं भी ये तो बड़ा कलाकार है, आर्टिस्ट है ये तो, यानी कि उसने अपने काम को बहुत बढ़िया तरीके से किया, इसीलिए हम उसको ऐसा कह रहे हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, ठीक है, उसको क्लासिफाई मतलब बांटने की, समराइज उससे कुछ रिजल्ट्स निकालने की, ठीक है। तो ये सारी जो अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। इसी तरह से ये साइंस भी है। साइंस का क्या मतलब होता है, विज्ञान जो होता है ना उसके नियम होते हैं कुछ, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट, आपने विज्ञान 10th तक पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, तो साइंस क्या होती है, जब कुछ एक्सपेरिमेंट करे हमने और उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले एक्सपेरिमेंट करके, तो उसी उन्हीं नियमों को, उन्हीं सिद्धांतों को हम क्या बोल देते हैं कि विज्ञान के सिद्धांत हैं। इसी तरह से जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग में भी कुछ अपने नियम बने होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। इसी कारण से जब साइंस के सिद्धांत है, जिसके सिद्धांत हो गए उसको हमने साइंस कह दिया, तो अकाउंट के भी क्या है यहाँ पर सिद्धांत है, तो अकाउंट क्या है, एक साइंस है। सिद्धांत होने के कारण अकाउंट को हमने साइंस कहा, विज्ञान कहा,
और अकाउंटिंग अपने काम को बढ़िया तरीके से करना है, तो इसीलिए ये क्या है, एक आर्ट भी है। सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अकाउंट में केवल हम जिसको पैसे में माप सकते हैं ना, जिन चीजों को, केवल उसी को लिखा जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि दो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर, इनके बीच में झगड़ा हो जाए तो इस चीज को पैसे में तो नहीं नापा जा सकता, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं है ये, तो इसको बुक्स में नहीं लिखा जाएगा। कोई भी मैनेजर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और मतलब and starting a new business by the other competitor, those events affect the earnings of the business adversely। यानी कहने का मतलब ये कि जिन चीजों को पैसे में माप सकते हो अकाउंट में, केवल उन्हीं को लिखा जाता है। जिनको मनी में, पैसे में नहीं मापा जा सकता, उनको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। बस आप इतना ही ध्यान रखें। ठीक है। जब आप 2-4 चैप्टर कर लेंगे तो फिर अब जब आप वापिस इसको पढ़ोगे ना, फिर और चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल ये ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही इसमें लिखा जाता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। कोई भी बिजनेसमैन कोई खर्चा करता है, उसकी कोई इनकम होती है, ठीक है, या उसने उधार में माल खरीदा, दूसरे को उधार में माल बेचा, ये लेन देन है सारे। तो ये जो लेन देन है, ये अगर फाइनेंशियल टर्म, फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, पैसे से संबंधित है, तो रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैनेजर के बीच में झगड़ा हो जाना, तो इसको हम पैसे में नहीं नाप सकते, तो ये नहीं लिखा जाएगा। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम ये कह दें कि किसी बिजनेसमैन के पास, जैसे आप ये कहें, ये एग्जांपल लिया है कि मशीन है, उसके पास 2000 मीटर का लैंड है, 50,000 रुपए कैश है उसके पास, और 5 ट्रक है, 5 मशीनें हैं, 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, जैसे कपड़ा बनने से पहले धागा होता है ना, तो कच्चा माल होता है। ठीक है। 200 चेयर है। अब ये बताओ, इसको रिकॉर्ड कैसे रखेंगे अकाउंट में? इसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये लैंड है 2000 मीटर का, कितने लाख रुपए का है ये बताया 2 करोड़ रुपए का। ट्रक जो है इसके पास 5, वो 50 लाख के हैं। ठीक है। उसके बाद मशीनें जो है, 5 मशीन है इसके पास, वो 20 लाख की हैं। गुड्स यानी कि माल है इसके पास, ये बता 10 टन था, तो 10 टन को पैसे में बदला हमने कि ये 10 टन जो गुड्स है ये 5 लाख रुपए का है। 200 चेयर्स थी, वो 50,000 रुपए की है। ठीक है। टेबल है 10, वो 25,000 की। अब अकाउंट में ये अमाउंट पैसे लिखे जाएंगे, ना कि ये लिखा जाएगा कि भी 2000 मीटर लैंड है, 5 ट्रक है, 5 मशीनें हैं, ये नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इनकी मनी वैल्यू। इनको पहले पैसे में बदलो कि 200 चेयर है वो कितने रुपए की है, उसको फिर अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ये होता है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि पैसे में पहले बदलेंगे उस चीज को, फिर अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है सारे लेन देन को जब हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, एक जैसी आइटम को हम एक जगह पर लिखेंगे, उसको क्या कहा जाता है, लेजर, खाता कहा जाता है उसको। ठीक है। जैसे कि सैलरी अकाउंट हो गया, वेजेस अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन अकाउंट, तो हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। आप ये समझो क्लासीफाई का मतलब, जैसे हम क्लास में जितने स्टूडेंट है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, और उनमें कैटेगरी बना दी हमने कि 10 स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, 10 स्टूडेंट हमारे मीडियम है, और 10 स्टूडेंट हमारे मीडियम से थोड़े लोअर लेवल के हैं, 10 स्टूडेंट, इस तरीके से बांट दिया। तो जो 10 स्टूडेंट वाली कैटेगरी है, उसको, वो एक जैसे है, समझ आ गया, वो एक जैसे है। ऐसे ही अकाउंट्स में जो भी लेन देन है, एक जैसे जो लेन देन होंगे उनको एक जगह पर लिख लिया जाएगा। ठीक है। और वो क्या कहलाएगा, लेजर। वो क्या कहलाता है, लेजर। ये आप आगे डिटेल में आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद समराइज। समराइज का मतलब हो गया, सबसे आखिर में हमारा क्या बनेगा, ट्रेडिंग। ये देखो, ये एक बार इस सर्कल को समझो आप, अकाउंटिंग साइकिल है ना, बस यहाँ से आपको सब समझ आ जाएगा। अकाउंटिंग साइकिल, कोई भी बिजनेसमैन लेन देनों को कैसे लिखता है, सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन हुए। लेन देन को सबसे पहले कहाँ लिखा जाता है, जर्नल में। ठीक है। ये सारे आगे चैप्टर आएंगे आपके कि जर्नल कैसे बनाते हैं।
लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब आ जाएगा आगे। फिलहाल मोटे तौर पर समझे, ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है सबसे पहले, फिर उसको कहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले जर्नल में लिखा जाएगा। जर्नल के बाद वो कहाँ आ जाता है, लेजर में। लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, ये हमारे फाइनल अकाउंट्स है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब हम फाइनल अकाउंट बना देते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये बना देते हैं ना, तो उसका जो भी रिजल्ट आता है तो अब हम उसको बताते हैं, सभी को अपने रिजल्ट को बताते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, ये सारा इंटरप्रेट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, ये एम्प्लॉइज को, अपने लेनदारों को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में उनको, सबको बताते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब उसको एक रिजल्ट कंक्लूजन निकाल लिया। कम्युनिकेटिंग, ये दोनों पॉइंट एक जैसे से ही है लगभग, छठा और सातवां। कम्युनिकेट करना मतलब बताना। ठीक है, कम्युनिकेट, जो रिजल्ट आपने निकाल लिया अब उन रिजल्ट्स को हम बताएंगे। तो ये आपकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।